नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबको बेसब्री से इंतजार था 5 मई का, यानी कि आज के दिन का, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी थी। क्योंकि आपको याद होगा 17 अप्रैल वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोक लगा दी थी और उसके बाद वो रोक लगातार जारी थी। सरकार ने कहा कि इस पर उन्हें वक्त चाहिए। सरकार ने इस पर अपना हलफनामा दाखिल किया, जो कि 1332 पन्नों का हलफनामा था जो दाखिल किया गया। इसके अलावा जो रिजॉइंडर्स हैं, यानी कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनकी जो आपत्तियां थी उन्होंने वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दर्ज कराई। जिसके बाद आज सुनवाई इस मामले की शुरू हुई और सुबह से ही इसका इंतजार किया जा रहा था। सीजेआई खन्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि जो रोक लगी हुई है, जो उन्होंने 3 चीजों पर रोक लगाई है, खासतौर पर जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, जिसमें वक्फ बाय यूजर और जो प्रॉपर्टीज जो हैं जो रजिस्टर्ड है, उसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि उस पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किसी भी नॉन मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में या फिर कमीशन में किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको लेकर जिन्होंने याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दाखिल की हैं, उनके सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से ये एक है, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से अपनी बातों को रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस रोक को जारी रखा गया। और आज भी जब सीजेआई खन्ना ने इस पूरे मामले की सुनवाई की, आज शुरुआत की 2 बजे, तब सीजेआई खन्ना की तरफ से इस रोक को बरकरार रखा गया है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि सीजेआई खन्ना अब रिटायर होने वाले हैं, 13 तारीख उनका लास्ट वर्किंग डे है, 14 तारीख को बीआर गवई नए सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे और 15 तारीख को अब इस मामले की पूरे तरीके से सुनवाई शुरू होगी। अब देखना यह होगा कि 2 और जो 3 जजेस की बेंच थी, वो भी बीआर गवई की इस बेंच में शामिल होंगे या फिर नई बेंच क्रिएट की जाएगी। लेकिन सीजेआई खन्ना की तरफ से यह कहा गया कि जो 1332 पन्नों का हलफनामा जो सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह दलील देने की कोशिश की गई और यह बताया गया कि देखिए ये कानून जो है वो सर्वसम्मति से, बहुमत से पारित किया गया है लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसके बाद इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए राष्ट्रपति के ये कानून बन गया है। इसको बहुमत से पारित किया गया है, तो उसको एज इट इज रखा जाए। आपको ये भी पता है कि इसको लेकर कितने कंट्रोवर्शियल बयान जो हैं वो अलग अलग बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आते रहे, क्योंकि ये कहा गया कि जो कार्यपालिका है उसके काम में हस्ताक्षर जो है वो किया जा रहा है, यानी कि जो सरकार है उसके काम में हस्ताक्षर किया जा रहा है। पार्लियामेंट जो चीजें कानून बना रही है उसमें हस्तक्षेप जो है वो किया जा रहा है, ये बार बार कहा गया था। और अब इसी तरह की कुछ दलीलें जो हैं वो देने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई। मैं आपको बताऊं, जिसमें जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उसमें उन्होंने कहा है सीजेआई खन्ना ने कि वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं। ये कहना है उनका, जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है उसको लेकर, और कुछ विवादित आंकड़े भी दिए गए हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। केंद्र ने 25 अप्रैल को ये जवाब जो है दाखिल किया गया था। अब आंकड़े कौन से विवादित, आपने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया पर या फिर जो मीडिया का एक धड़ा है जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसमें बार बार ये बताया गया है कि मुसलमानों के पास वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत लातादाद हैं, और जो सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें भी जो नंबर्स दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट डबल हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं। और इसी को लेकर सीजेआई ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा जो आंकड़े आपकी तरफ से दिए गए हैं वो विवादित हैं और इस पर आगे बात करने की और उसको देखने की जरूरत है। वक्फ बाय यूजर को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही गई सीजेआई खन्ना की तरफ से। और अब इस मामले की पूरी सुनवाई जो है वो
15 मई को होनी है। बेहद महत्वपूर्ण इसमें यह है कि यथास्थिति इसमें बनी रहेगी, जो जरूरी जो रोक लगाई गई थी वो जारी रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए, जो कानून बनाया गया है सरकार की तरफ से, उसके जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, वो रोक जारी रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि जो लोग इस कानून के खिलाफ जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी, उनको जो एक तरह का साय ऑफ रिलीफ मिला था, टेम्परेरी जो उनको एक तरह का रिलीफ मिला था, वो जारी रहेगा। और 15 तारीख से यहीं से अब इसकी सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार सड़क पर भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। 3 दिन के लिए पूरी तरीके से हर तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। पहलगांव के आतंकी हमले के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से हम ये देख रहे हैं कि देश भर के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। ये एक धार्मिक मामला तो है ही, लेकिन ये प्रॉपर्टी का भी मामला है और ये कहीं ना कहीं इसको जो चैलेंज किया गया है, वो इसको चैलेंज किया गया है कि ये कानून असंवैधानिक है। और इसी को लेकर लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में बहस और चर्चा रही वो यही रही और अब अगली सुनवाई 15 तारीख से होनी है। इस सबके बीच एक और महत्वपूर्ण बात आपने देखा होगा, निशिकांत दुबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लगातार वो कंट्रोवर्शियल बयान की झड़ी उन्होंने लगा रखी है। उन्होंने सीजेआई खन्ना और सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित बयान दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने गृह युद्ध तक के लिए जिम्मेदार ठहराया था कि गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना को। इसको लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की हम सुनवाई करेंगे। आज इस मामले पर भी सुनवाई हुई। सीजेआई खन्ना ने साफ तौर पर यह कहा कि आवर शोल्डर्स आर वेरी ब्रॉड, यानी कि उन्होंने उनका साफ तौर पर यह कहना था, अगर इसको हिंदी में अनुवाद करें, कि हमारे कंधे बहुत चौड़े मजबूत हैं, ये उनका कहना था। यानी कि इस तरह की चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इस याचिका को तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही कोई छोटा ऑर्डर, एक ऑर्डर वो पारित जरूर करेंगे निशिकांत दुबे ने जिस तरह की टिप्पणी की है। क्योंकि ये कहा गया था निशिकांत दुबे की तरफ से जिस तरह की टिप्पणी की गई थी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां की गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा याचिकाकर्ताओं ने खटखटाया था और ये कहा था ये कोर्ट की अवमानना है सीधे तौर पर जिस तरह की बातें कही गई हैं। तो इन याचिकाओं को तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है कि इसको लेकर कोई ऑर्डर पारित किया जाएगा। तो ये सवाल उठ रहा है कि सीजेआई खन्ना 13 मई को उनका रिटायरमेंट है, क्या उससे पहले निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? वो निशिकांत दुबे जो लगातार कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना उनका हम कह सकते हैं कि फेवरेट पास टाइम है और वो कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर वो किसी के बारे में भी लिख और बोल लेते हैं। पार्टी ने भले ही उनके बयानों से किनारा किया हो, लेकिन कोई भी उनको लेकर कार्रवाई नहीं की गई और अभी भी लगातार ना तो उन्होंने इस बयान को वापस लिया और ना ही उन्होंने अपनी टिप्पणियों से वो किसी भी तरीके से बाज आए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप स्क्रीन पर मेहमानों को लेकर आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ आप देख सकते हैं आप ओमकारेश्वर जी को देख सकते हो। ओमकारेश्वर पांडे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। ओमकारेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ आप सिद्धार्थ शर्मा जी को देख सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। सिद्धार्थ जी आपका बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी, ये जो टेम्परेरी रोक थी वो लगातार ये कहा गया है कि ये जारी रहेगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक साय ऑफ रिलीफ जो मिला था वो जारी रहेगा, लेकिन अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है सीजेआई खन्ना की तरफ से, वो सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि विवादित आंकड़े जो हैं वो सरकार की तरफ से इसमें दिए गए हैं। और विवादित आंकड़ों का उनका मतलब था कि जो प्रॉपर्टीज जितनी है उससे लगभग डबल आंकड़े जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना रिजॉइंडर दिया है उसमें भी ये बातों को कहा है और इसको सीजेआई ने एक तरह से एक्सेप्ट किया है। उनका ये कहना है कि सरकार ने 1332 पन्नों का जो हलफनामा दिया है वो बहुत बड़ा है और उसको अभी ठीक से पढ़ा नहीं गया है। इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तरह से, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं और इतनी जल्दी सुनवाई पूरी नहीं हो सकती, तो अब इसकी सुनवाई बीआर गवई की बेंच करने जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? सरकार की मुश्किलें कितनी बढ़ती इस पर देख रहे हैं आप? हाँ, एक तो पूरे भारत में आज जो
वक्फ का नया कानून बना था वो आज कानून लागू नहीं है। इसका मतलब यथास्थिति, पूर्ववर्ती यथास्थिति इस देश में है। जो भी नया कानून भाजपा की सरकार बनाई थी संसद में, वो आज जमीन पर लागू नहीं है। उसका कारण है जो आपने फरमाया, टेक्निकल बातें कही, जो जज साहब ने कहा कि आपने जो संपत्ति का ब्यौरा बताया है वो बढ़ा हुआ है, वो सब जायज है। लेकिन उसको मैं सिंप्लीफाई करते हुए बताता हूं कि कोई भी कानून जब बनता है उसके तीन पहलू होते हैं। एक होता है कानूनी पहलू, एक होता है सामाजिक पहलू, एक होता है राजनीतिक पहलू। तो सबसे पहले तो कानूनी पहलू आज ये है कि ये कानून अस्तित्व में नहीं है, ये कानून लागू ही नहीं है। क्योंकि पिछले ही सुनवाई में कोर्ट ने इसको, पहले तो सरकार ने कह दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे और कोर्ट ने भी कह दिया कि ये लागू नहीं होगा। आज इसके आगे जाके जब कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई अब लंबी चलेगी, अब जो नए चीफ जस्टिस हैं वो इसका ये बेंच बनाएंगे, वो जब बेंच बनाएंगे तो इसकी सुनवाई होती रहेगी। तो जब तक इसको पूरी तरह से बेंच, कोर्ट, न्यायपालिका सुनवाई नहीं कर लेती, तब तक ये कानून जमीन पे लागू नहीं है। तो सबसे पहले इसका कानूनी पहलू ये है कि ये कानून जमीन पे लागू नहीं है। मेरे ख्याल से इसका कारण ये बना कि सामाजिक रूप से सिर्फ मुसलमान नहीं, अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाओं को भी ये डर लगने लगा था कि कहीं इसके बाद आगे जाके हमारी जायदादों पर भी तो इस तरह का कानून नहीं बन जाएगा। क्योंकि वक्फ की संपत्ति भले मुस्लिमों की हो, लेकिन इस देश में अन्य अल्पसंख्यक भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं। इन सब लोगों को भी तो अपनी अपनी संस्था है, अपनी अपनी जमीनें हैं। तो वक्फ में हमें पता है कि सरकार ने ये जो कानून बनाया, ये ज्यादा कानून बनाया संपत्ति और जायदाद को ध्यान में रखते हुए। तो बाकी जो अन्य अल्पसंख्यक हैं वो भी इस चीज से डर गए, उनको भी अपना जायदाद जाने का डर लगा और वो भी इसके विरोध में खड़े हो गए। यहाँ तक कि जो ब्राह्मणों की संस्था है, ब्राह्मणों के भी तो मंदिर हो सकते हैं इस देश में, ब्राह्मणों के भी तो 4 शंकराचार्य हैं, उनके भी तो मठ हैं। तो कल सरकार कहेगी कि जैसे वक्फ का कानून लाके जायदाद हम कर लिए, वैसे ही शंकराचार्य का मठ भी बंद करवा दे। शंकराचार्य जी का मठ तो 4 मठ है बद्रीनाथ में, के इसमें द्वारका में, पुरी में और श्रृंगेरी में, वो तो 1200 साल से चल रहे हैं। 1200 साल पुराने मठ सरकार कैसे ले लेगी, वो तो शंकराचार्य चला रहे हैं। तो हुआ ये कि सामाजिक स्तर पे ये हो गया कि मुस्लिमों के अलावा अन्य लोग भी जिनकी धार्मिक संपत्ति थी, उनका भी विरोध सरकार को सामना करना पड़ा कि वो लोग भी अपनी जायदाद को, इस मामले में अपनी जायदाद सरकार के हाथ में जाने का भय रहा था। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ गया कि ये कानून इसीलिए भी वो लागू जल्दी नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि इससे एक अलग तरह का, क्या कहते हैं, बांध का एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसको फिर बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात है कि राजनीतिक, हमें पता है कि बीजेपी या बीजेपी का इकोसिस्टम कुछ भी करता है तो उसमें उसका एक ध्रुवीकरण का एंगल होता है। वो हमेशा कोशिश करता है कुछ भी कुछ करे तो उससे कुछ ध्रुवीकरण का लाभ हो। तो ध्रुवीकरण इस मामले में वक्फ में फेल हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हुआ कि वक्फ का कानून आने के कुछ ही दिन के बाद पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद जो इस देश में बहुत ज्यादा शांति रही, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, सब तरफ से बहुत संजीदगी से इस विषय को निपटाया गया। हालांकि व्हाट्सएप पर कुछ लोग इसको अलग अलग रूप देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जमीन पर हमने देखा कि इस देश के नागरिकों ने बहुत संजीदा, बहुत गंभीर तरीके से उस चीज को लिया। कहीं पर इस देश में दंगे फसाद नहीं हुए। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया है, बीजेपी को भी पता लग गया, क्योंकि आज के केस में सीजीआई खन्ना ने सीधे सीधे ऑर्डर पास नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें बहुत ज्यादा तफ्तीश में जानी पड़ेगी, क्या आपको मंजूर है कि ये अगली जज जो आएंगे गवाई साहब, उनका बेंच इसको सुने, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो भारत सरकार अगर इस कानून को इतना जल्दी लाने का उसको मंशा थी, तो वो तो आज कह सकती थी कि हमको ये मान्य नहीं है, आज ही आप सुनवाई कीजिए। लेकिन भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल या जो भी कोर्ट में थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हुजूर, हमको ये मंजूर है कि अगला बेंच इसकी सुनवाई करे। इसका मतलब बीजेपी सरकार को भी मालूम पड़ गया है कि इसका जो सामाजिक पुशबैक इनको मिला है, जो मुस्लिमों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों के द्वारा, चाहे वो जैनों का हो, बौद्धों का हो, उससे उसको मालूम पड़ गया है कि ये चीज, मतलब वक्फ बिल के नाम पे ये बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। उनको घाटा होगा राजनीतिक रूप से। दूसरा, राजनीतिक जो वो ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे, वो ध्रुवीकरण भी फेल हो गया, क्योंकि पहलगाम ने ये बता दिया कि ये देश शांति पसंद है। हमको पता है कि पहलगाम होने के बाद कुछ दिनों के बाद आरएसएस के मुखिया जो सरसंघ चालक हैं, वो प्रधानमंत्री जी से मिले थे। वो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद हम लोगों को लगा कि पाकिस्तान पर बम गिरेगा,
गिर गया ब्राह्मणों के ऊपर अगले दिन जातीय जनगणना के नाम पर। इसका मतलब बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि अब ये इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करना उसके लिए मुश्किल है। वो अगर कोशिश भी कर रही है तो वो फेल हो रहा है, इसीलिए वो सामाजिक न्याय की तरफ अपने धीरे धीरे मुड़ रही है। और मेरे ख्याल से वक्फ बिल में आज जो सरकारी वकील ने कहा कि ये चीज आगे बढ़े और अगला बेंच इसकी सुनवाई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसका मतलब बीजेपी भी इस गाड़ी को, वक्फ की कार को फुल स्पीड इन रिवर्स गियर चला रही है। वो रिवर्स गियर में इसीलिए चला रही है क्योंकि इस देश में होता यह है कि विधायिका या संसद जो है वो कानून बनाती है, लेकिन कानून लागू करने का काम कार्यपालिका या अफसरशाही करता है। लेकिन कानून की परिभाषा करने का काम इस देश में न्यायपालिका करती है। इसका मतलब यह कि संसद कोई अगर कानून बनाए तो अन्यायपूर्ण कानून नहीं बना सकती, उसको कानून भी बनाना होता है ढंग का कानून, वो बेढंगा कानून नहीं बना सकती। अगर मान लीजिए बेढंगा कानून संसद ने बना भी दिया तो सरकारी नौकर उसको लागू करने से रोक सकते हैं। हमें पता है कई बार पुलिस, हमको सबको पता है कि पुलिस के पास बंदूक रहती है, लाठी रहती है। इसका मतलब हम तो ये नहीं देखते कि पुलिस वाले किसी भी राह चलते के ऊपर बंदूक या लाठी चला दें, उनके पास वो ताकत होते हुए भी वो इस्तेमाल नहीं करते। पहला बात यह है कि संसद को कानून जो बनाना चाहिए वो अन्यायपूर्ण नहीं बनाना चाहिए, न्यायपूर्ण बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए संसद ने अन्यायपूर्ण कानून भी बनाया तो फिर सरकारी नौकर का काम है कि वो अन्यायपूर्ण कानून को लागू ना होने दे। अगर वहां पर लागू भी हो गया तब वो न्यायपालिका के खेल में आता है। न्यायपालिका उस कानून को गैर कानूनी और असंवैधानिक तक घोषित कर सकती है, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड केस में किया। इलेक्ट्रल बॉन्ड को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया, जबकि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भी था वो कानून का मतलब संसद का एक कानून था, उसके तहत जो भी पैसे आ रहे थे वो कानूनी थे। लेकिन न्यायपालिका ने उस पूरे कानून को ही असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित करके ये बता दिया कि संसद या कार्यपालिका विधायिका जो होती है वो ऐसी बॉडी नहीं है कि वो कोई भी कानून बना दे। मतलब वो कल ये थोड़े कानून बना सकती है कि हम रात को दिन कहेंगे और दिन को रात कहेंगे। आप कानून भी जो बनाएंगे वो कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया कि वक्फ बिल जो है वो न्यायपूर्ण कानून कम है, अन्यायपूर्ण ज्यादा है। ये तो कानूनी दृष्टि से। देश के सामाजिक लोगों को भी ये समझ में आ गया कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा, ये अल्पसंख्यक जो दूसरे हैं, जैन के संपत्ति है, सिखों की संपत्ति है, बौद्धों की संपत्ति है, दलितों की संपत्ति है, आदिवासियों की संपत्ति है, इन लोगों की सबकी धार्मिक संपत्ति पर सरकार कब्जा कर सकती है। सामाजिक रूप से ये हुआ और राजनीतिक रूप से मेरे ख्याल से भाजपा को ये समझ में आ गया, भाजपा ने रियलाइज कर लिया इस तरह का नैरेटिव गढ़ के जो वो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करती थी वो इस देश में फेल हो चुका है। इसीलिए मेरे ख्याल से अब ये वक्त भी काफी लंबे समय तक ठंडे बस्ते में जा चुका है। इसका हश्र वही होगा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का हुआ था, लेकिन होते होते समय ज्यादा लगेगा। समय तुरंत इसका नतीजा नहीं आएगा, लेकिन तब तक ये पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जा चुका है। जी बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कि ये बिल जो है वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया है क्योंकि सरकार को ये रियलाइज हो गया। आप इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए, जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, और आप इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि वक्फ कानून जो है वो इस तरह से आनन फानन में लेकर लाया गया सरकार की तरफ से, जैसे न जाने कितनी बड़ी कोई इमरजेंसी है। अगर ये नहीं हुआ तो देश में न जाने क्या हो जाएगा, देश में एक उथल पुथल मच जाएगी और न जाने क्या हो जाएगा। इस तरह से आनन फानन में ये बिल लाकर जिस तरह से पास कराया गया, आपने देखा होगा कि रात को 2-3 बजे तक चर्चा होकर और कैसे उसको रात के अंधेरे में एक तरह से उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरा, ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई, इसको असंवैधानिक करार देने के लिए चुनौती दी गई कि संवैधानिक जो मान्यताएं हैं उस पर खरा ये बिल नहीं उतरता है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसको दान देना चाहता हूं, मैं अल्लाह के नाम पर क्या वक्फ करना चाहता हूं, ये सरकार कैसे तय करेगी। ये सबसे बड़ी बात जो है वो कही गई थी। और ये भी कहा गया था कि भाई अगर आप वक्फ बोर्ड में अगर आप नॉन मुस्लिम्स की एंट्री करा रहे हैं तो क्या जो मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं या दूसरी जो इस तरह की संस्थाएं, चाहे सिखों की हो या ईसाइयों की हो, क्या उनमें भी आप
गैर उस मजहब के लोगों की एंट्री कराएंगे। ये तमाम बातें कही गई और उसके बाद जो है कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना और इस मामले पर जिस तरह से रोक लगाई गई है, अब ये पूरा ठंडे बस्ते में चला गया है। आपको ये पता है कि पहलगाम हुआ, उसके बाद इस पे थोड़ी बात होनी कम हुई। सरकार को ये लग गया इस सब के बीच कि जो इससे वो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके एक राजनीतिक फायदा जो आने वाले चुनाव में लेना चाहती थी, वो उसको नहीं होने जा रहा है। इसलिए वो किस पर आ गई? वो आ गई राहुल गांधी के एजेंडे पर, वो आ गई सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के एजेंडे पर, और अब उस पर वो बात करती हुई नजर आ रही है। यानी कि 360, एक तरह से 360 जो है यू टर्न उसने ले लिया है। ओमकारेश्वर जी, अग्री करेंगे आप इस बात से? ये जो अभी मैंने कहा, क्या आपको नहीं लगता बीजेपी ने इस पर पूरा 360 एक तरह का टर्न ले लिया है? क्योंकि लगातार ये बताना कि भूमाफियाओं का अड्डा है वक्फ बोर्ड, मुसलमान ऐसा लगता है किसी की भी जमीन पर जाकर अपना गमछा रख देते हैं और कह देते हैं अब ये हमारी जमीन, और वो उनकी हो जाती है और वो वक्फ हो जाती है। इसी तरह का एजेंडा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाने की कोशिश की गई। वक्फ कानून लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा दी, रोक जारी रहेगी, अगली सुनवाई 15 मई से होगी। लेकिन ठंडे बस्ते में ये चला गया और सरकार को भी लग गया है कि उससे वो राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो ये लेकर आई थी। देखिए, इस सरकार का जो पूरा का पूरा एजेंडा है वो धार्मिक ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है। आप शुरू करिए, चाहे वो मसला 370 का भी हो, उसमें भी उनको ये लगता है कि हम उनसे अधिकार लेके और देश को ये मैसेज देंगे कि हमने एक मुस्लिम स्टेट से इस्लाम, वो जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसमें से हम ये हटा रहे हैं। आप सीएए को देखिए, एनआरसी को देखिए, बांग्लादेशी मुद्दे को देखिए, उसके बाद वक्फ को देखिए, और ये लगातार, चाहे राम मंदिर भी बनाते हैं तो इसलिए कि हिंदुओं के पक्ष में ध्रुवीकरण किसी तरह किया जाए, और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदुओं को डराइए कि मुसलमान आपके वक्फ की जमीन हड़प लेंगे। बांग्लादेशी यहाँ बैठे हुए हैं, 30-40 साल से ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी यहाँ है। अरे भाई साहब, 30-40 साल से हैं तो 16 साल से आप भी सत्ता में हैं। 30-40 में से 30-40 ही हजार ही निकाल देते आप। 4 करोड़ बांग्लादेशियों के होने की बात कर रहे थे। एनआरसी अभी आपने पूरा किया, 19 लाख बांग्लादेशियों को कागजात नहीं थे, अब उनको ये कह रहे हैं कि जो इसमें अप्लाई करेगा उसको हम, एनआरसी में जो अप्लाई करेगा उसको हम सब कुछ दे देंगे, उनको आधार कार्ड वगैरह सब बनवा देंगे। तो हर चीज में आप वक्फ में देखिए, वक्फ का सारा जो ये बेसिस है वो झूठ पर आधारित है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया और उसको लेके हिंदुओं को बरगलाया कि ये चीजें हो जाएंगी अगर जो है वक्फ पे हम वो नहीं करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे इन्होंने फैलाया कि भारत का 70% हिस्सा जो है वक्फ की संपत्ति है। इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, इनके सनातन के लोग, मतलब जो सो कॉल्ड जो लोग हैं उन लोगों ने, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। जो वक्फ की संपत्ति जो 8 लाख एकड़ है वो हमारे टोटल भूमि से 0.2% से कम है। दूसरा झूठ इन्होंने फैलाया कि वक्फ संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता और कोई भी मुस्लिम उसे कब्जा कर सकता है। दरअसल वक्फ एक ट्रस्ट होता है, जैसे हिंदुओं का ट्रस्ट है वैसे मुसलमानों का ट्रस्ट है, और जिसमें वो दान देते हैं तो एक बार दान दिया, जैसे भगवान के नाम से आपने अर्पित कर दिया तो भगवान का हो गया वो। उसी तरह से आपने वक्फ में कर दिया कुछ तो वो अल्लाह के नाम पे हो जाता है। उसको कोई बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, उसका प्रशासन एक वक्फ बोर्ड करता है। अब ये 3 स्तर है, देखिए, वक्फ जी। ट्रस्ट, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, ये 3 स्तर पे, जबकि हिंदुओं के जो इस तरह के ट्रस्ट हैं उसमें बहुत लिमिटेड बोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम मंदिर बना तो उसका एक बोर्ड बना है, वो भी सरकार ने बनाया है कि उसमें कौन कौन लोग रहेंगे। जैसे वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं, वहां का बोर्ड बना। उसी तरह 4 धाम के लिए इन्होंने बनाया, उसका एक बोर्ड बना। लेकिन वो उस ट्रस्ट बना, सॉरी, ट्रस्ट और बोर्ड, इसके ऊपर काउंसिल नहीं है। जबकि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के ऊपर केंद्र सरकार का एक काउंसिल भी है जो उसको गवर्न करता है, जो उसको कंट्रोल करता है, और वो एक तरीके से सरकार के उसके अनुसार चलता है। अब ये झूठ फैलाया गया कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उस पे कोई भी जो है उसके फैसले को कहीं किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये सरासर झूठ है।
40,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वक्फ ट्रिब्यूनल में आज भी पड़े हुए हैं। उसमें से 165 केसेस जो है डिफरेंट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती तो ये केसेस कहां से आ गए और कैसे पेंडिंग पड़े हैं। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि किसी भी जमीन को यूजर बाय वक्फ कह के मुस्लिम अपना बना सकता है। ये भी सरासर गलत है। यूजर बाय वक्फ का तात्पर्य ये है कि जो भूमि लंबे समय से किसी धार्मिक काम में चली आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई दरगाह है, वहां पर लंबे समय से वहां पर उनकी वो होती जा रही है और एक पर्टिकुलर फैमिली या उसके खानदान के लोग करते आ रहे हैं, तो ये वक्फ बाय यूजर है। अब फिर वो मान लीजिए सैकड़ों साल पुराना है, वो दस्तावेज कहां से दिखाएगा। अजमेर शरीफ दरगाह है या ऐसे बहुत सारे दरगाह है जहां हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं, तो ये एक झूठ था। उसी तरह से इन्होंने कहा कि वो बिना किसी प्रमाण के किसी भी भूमि पे वक्फ जो है वो दावा कर सकता है। अरे भाई, इस देश में कोई कानून है कि नहीं। इसको दावा करने से पहले उनको दस्तावेजी सबूत देने होते हैं। अब जैसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कह दिया कि ये तो संसद के ऊपर भी, संसद की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया। तब गौरव गोगोई ने उस पर सवाल उठाया कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप अगर कह रहे हैं तो पार्लियामेंट में कह रहे हैं तो उसका प्रमाण रखिए कि किसने दावा किया, कैसा दावा किया। तो ये सरासर झूठ जो है हर लेवल पे। एक और झूठ कहा गया कि ये वक्फ जो बोर्ड है वो विदेशी मुस्लिम संगठनों से पैसा लेता है और कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। भाई साहब, मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है, उस पे वक्फ काउंसिल है, वो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके सीईओ भारत सरकार अपॉइंट करती है, तो उसमें कैसे विदेशी फंड आ जाएगा और कैसे वो हो जाएगा। उसकी जांच जो है उसके फंड्स की वो सीएजी करती है। तो ये झूठ फैलाना उसका एक, तो ये सरासर जो है वो रखा गया। अभी सिद्धार्थ जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जिस तरह से ध्रुवीकरण का ये जो इनका खेल जो है पूरा का पूरा फेल होता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में बटोगे तो कटोगे, उस संगम में जाके डूब गया। अब ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसको लेके कि हाँ हिंदुओं धर्म पूछ के मारा गया वगैरह वगैरह, भाई ये तो पाकिस्तान का एजेंडा है। वो तो चाहता है कि आपसे धर्म पूछ के करे ताकि हिंदू द्वेलित हो और आपस में हिंदू मुसलमान उलझें। लेकिन आपने देखा कि पहली बार इतिहास में सारा कश्मीर एकजुट होके और सड़कों पर आ गया, आतंकवाद के खिलाफ भी और इस तरह के हिंदू मुसलमान के खिलाफ भी। तो वहां भी एजेंडा इनका खत्म हो गया। अब ये बात हुई कि नहीं वो धर्म के आधार पर कर रहे थे, वहां से जितने सैलानी लौटे या जिन लोगों के परिवार के लोगों को मारा भी आतंकवादियों ने, उन लोगों ने भी आके कहा कि नहीं कश्मीर के मुसलमानों ने मदद की, बचाया, जो भी संभवता किया। इनका एजेंडा ही फेल होता जा रहा है। तब ये आके घूम फिर के पहलगाम पे बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम ये एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे। भाई ठीक है, एक्शन लीजिए, समूचा देश आपके साथ है, भारत चाहता है, हम सभी चाहते हैं, विपक्षी दल चाहते हैं। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि हम फुल आपको अथॉरिटी देते हैं, आप जो भी एक्शन लेंगे हम आपके साथ होंगे। एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो एक्शन लिया नहीं जा रहा है। अचानक इन्होंने जातिगत जनगणना की बात कर दी। अब ये सोचिए, जाति जनगणना के बारे में बीजेपी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता कार्यकर्ता ने इनके बारे में उल्टी बातें कह रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल नितिन गडकरी ने क्या कहा था कि जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे कस के लात। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे। इस तरह चाहे फडणवीस हो चाहे कोई और हो, आप किसी भी नेता का सोशल मीडिया पे मौजूद है। अब उनको आप क्या कहेंगे, अचानक आपने जातिगत जनगणना खुद स्वीकार कर ली। तो ये तो समूचे हिंदुत्व नैरेटिव पे अटैक है एक तरह से। भाई राहुल गांधी मांग रहे थे, मांगने देते, वो चाह रहे करना, वो अपने शासन में जब आते तो देखा जाता। आपने कर दिया तो आपने तो अपने ही नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। अब संघ का एक व्यक्ति शाखा में जाएगा तो क्या कहेगा, हिंदू एकता के लिए आए हैं कि जाति एकता के लिए आए हैं। ये सवाल पूछेगा कि नहीं, लोग पूछेंगे कि नहीं। तो आपने उसके मूल पर प्रहार कर दिया है।
संघ भाजपा सनातन सावरकर के अपने ही मूल पे। अब मेरी जितने लोगों से बातचीत हो रही है वो इतने नाराज हैं, इतने वो हैं कि भाई ये तो हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे, अचानक इन्होंने जाति की बात। तो आपने राहुल गांधी का एजेंडा स्वीकार कर लिया, आपने अखिलेश यादव का एजेंडा स्वीकार कर लिया, आपने मायावती और लालू यादव का एजेंडा स्वीकार कर लिया, और अब आप वही करने लगे हैं जो ये कर रहे हैं। तो आप में और उनमें अब तो कोई फर्क नहीं है। वैसे भी हम्म। भ्रष्टाचार का मसला हो, बाकी सारे मसले हो, आपकी झूठ जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। सर से पांव तक आपने जितने भी झूठ बोले हैं, सब पूरी दुनिया, एक ग्रॉक आ गया है बीच में अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्विटर से लेके सब जगह वो पॉपुलर हो रहा है। जो भी झूठ आप फैलाते हैं, आपकी ट्रोल आर्मी फैलाती है, लोग ग्रोक से पूछ लेते हैं और ग्रोक बता देता है कि इसकी सच्चाई क्या है। तो दरअसल ये कहीं ना कहीं अब अपने सारे नैरेटिव्स को खोते चले जा रहे हैं और कुछ बचा नहीं है इनके पास कहने को। उपलब्धियों के नाम पे कुछ नहीं है कि क्या रुपए का वो मूल्यन गिर गया, उसको कंट्रोल कर पाए, क्या पेट्रोल की कीमतें कर पाए, या रोजगार की बातें कर पाए, या किसानों की आय दोगुनी। किसानों की आय दोगुनी तो छोड़िए, उनकी कम हो गई है। जीडीपी बढ़ाने की बात 5 ट्रिलियन आप 22 में 24 में कर रहे थे, अभी तक आप 4 ट्रिलियन बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। जो कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2004 में, तो उनको जी। 25-26 लाख करोड़ का जीडीपी मिला था। उन्होंने अपने 10 साल में उस 25-26 लाख से बढ़ा के 112 लाख करोड़ किया, यानी कि 4 गुना से ज्यादा किया। आपको 2014 में 112 लाख करोड़ मिला, तो 2024 में ये 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन हो जाना चाहिए था। 2024 में ये 3.5 ट्रिलियन ही हो पाया, यानी जो पहले की रफ्तार थी उसको भी आपने कम कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ कि देश पे 75 साल में, 70 साल में जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था वो 220 लाख करोड़ पे पहुंच गया। जो एफडीआई 55 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ बिलियन डॉलर का उसमें 2013-14 में था, वो 1/4 रह गया, 17 बिलियन डॉलर तक रह गया 2023-24 में। तो हर मोर्चे पर आप विफल हुए हैं। आपके द्वारा जी। किए हुए काम जो है वो बहुत पीछे चले जा रहे हैं, और इसीलिए देश में महंगाई है, इसीलिए देश में बेरोजगारी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, और नैरेटिव्स जो है आपके बिल्कुल। वो फेल होते चले जा रहे हैं। इसलिए ये सरकार हम्म। मुश्किल में है। मुश्किल ये भी है, जी अभी बिल्कुल। इन्होंने हाल में मोहन भागवत जी को बुलाया था अपने घर पे। मोहन भागवत जी को इन्होंने चाय पे चर्चा के लिए तो बुलाया नहीं होगा, इन्होंने ये पूछने के लिए, आदेश लेने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, क्योंकि अगर बुलाया होता तो 10 साल में इससे बड़े बड़े मसले आए, उनसे उन्होंने कभी सलाह मशवरा नहीं किया होगा। वो बुलाया होगा इसलिए, जो बात तो निकल के आई नहीं। अगर कोई अच्छी बात होती तो बाहर निकल के मोहन भागवत जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, या प्रधानमंत्री जी के कोई दूत आके कहते कि ये बात हुई है और बड़े अच्छे वातावरण में इन मुद्दों पे सहमति बनी, इन मुद्दों पे बात हुई। बात हुई नहीं है, क्यों? क्योंकि बात जहां अटकी है वो अभी भी अटकी है कि अध्यक्ष कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये मसला अटका पड़ा है। दूसरा मसला अटका पड़ा है कि 75 साल की रिटायरमेंट एज जब आपने स्वयं भारतीय जनता पार्टी में तय की, आडवाणी जोशी जैसे तमाम लोगों को रिटायर कर दिया कि 75 पार हो गए, अब वो 75 आपके सर पे आ गया है सितंबर में, तो आप उससे एक्सटेंशन लेना चाहते हैं आतंकवाद के नाम पे या भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम पे। युद्ध के लिए तो देश तैयार है, अब आप करिए। आप इसकी तुलना 71 बिल्कुल। से आप कर लीजिए, कांग्रेस ने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और आपके रक्षा मंत्री जी भी कहते रहते हैं राजनाथ सिंह की बलूचिस्तान ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, अपने आप आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। और तो बातें कहना और करना दोनों में बहुत फर्क है, और एक फर्क देखिए, बड़बोलेपन का जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है। 71 वॉर से पहले जब इंदिरा गांधी से बीबीसी कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि मैडम इंदिरा, डू यू वांट टू अटैक ऑन पाकिस्तान, और आर यू गोइंग टू अटैक पाकिस्तान, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, एंड आई होप द सिचुएशन विल नॉट इमर्ज लाइक दैट। उन्होंने नहीं बोला कि हम अटैक कर रहे हैं,
हम लोग रोज कहते हैं हम अटैक कर रहे हैं, क्यों कहते हो भाई? स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप शांत रहें, आपको जो करना है वो चुपचाप करें और बोले नहीं। जब आप बोलते हैं तो आप एक लंबी लकीर खींच देते हैं, आप अपनी ही बनाई हुई लकीर पे छोटे पड़ जाते हैं कि आपने तो कहा था कि ऐसा कर देंगे, अब करके दिखाइए। इसीलिए भाजपा की बिल्कुल। मुश्किलें बढ़ गई। तीसरी आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी मसले पे दूसरे से तो छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन का नाम मात्र को वो बुलाया गया ऑल पार्टी मीटिंग, उस चीज को प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करना चाहिए था डायरेक्टली, आपको फेस करना चाहिए था, क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए था और उस पर अपनी बातें रखनी चाहिए थी, उनको मनाना था, समझाना था और फिर एकजुटता ले आनी थी। आप आए ही नहीं उसमें। आपके सीसीएस की मीटिंग में दो दो मंत्री गायब रहते हैं, गृह मंत्री ही नहीं है, विदेश मंत्री ही नहीं है। तो जब तक आप कंसल्टेशन से सबसे बातचीत करके परामर्श करके फैसला नहीं करेंगे, तब तक तो ये बातें बिखरी बिखरी लगेंगी, फिर तो सारा आप ही के सर पे आएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा ना कि पुलवामा से लेके पहलगाम तक जितने आतंकी हमले हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसके ऊपर फिक्स की? 26/11 के हमले के बाद शिवराज पाटिल ने 3-4 हफ्ते के अंदर इस्तीफा ले लिया गया था उनसे। आपने किससे बिल्कुल। इस्तीफा लिया? आपने किसके ऊपर जिम्मेवारी डाली? तो आप सारी जिम्मेवारी अपने सर पे ले लेते हैं। इसीलिए आपसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं कि ठीक है, अब ये मौका आ गया है, आप एक्शन लीजिए और करके देश को बताइए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल देश को बताना चाहिए। और आज मैं सुन रही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, वो एक कार्यक्रम में थे और वहाँ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपको मोदी के ऊपर, आपको नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर आपको यकीन है कि नहीं? आप जैसा चाहते हैं, वैसी ही कार्रवाई होगी। अब आप ये सवाल आप देखिए, ये एक रक्षा मंत्री देश का लोगों के सामने अगर ये कहे आप जैसा चाहते हैं, यानी कि अब जो जनता चाहेगी उस तरह की कार्रवाई अब सरकारें करेंगी कि दूसरे देश के ऊपर या किस तरह से आतंकवाद से लड़ा जाएगा, ये अब देश की जनता जो है वो रक्षा मंत्री या दूसरों को या जो हमारे गृह मंत्री हैं उनको बताने लगी। यानी कि एक तरह से लोगों के सेंटिमेंट जो हैं उनको कैसे कैश किया जाए, ये सब जो है वो वाकई में देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरी बात सिद्धार्थ जी, अभी एक तरह से ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने ही बनाए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। जब कांग्रेस पार्टी कोई अगर हिंदुत्व की कोई चीज या इस तरह से मंदिर मंदिर जाके जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एक तरह का नैरेटिव करने की कोशिश कर रही थी या किया उसने एक वक्त में, तब लोगों ने कहा कि भाई अगर इसी बात पर वोट करना होगा तो वो बीजेपी को वोट करेंगे ना, जो इसके हेडमास्टर हैं, आपको क्यों करेंगे वो वोट? अब यही बात सेम जो है वो बीजेपी पर लागू होती है कि भाई अगर सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, जातिगत जनगणना, इस सब के लिए उन्हें वोट करना ही होगा, तो जो इसके असली पाइनियर्स हैं उनको चुनेंगे ना, उनके पास जाएंगे, उनको वोट करेंगे। वो बीजेपी को वोट क्यों करेंगे? क्योंकि बीजेपी को तो वोट लोगों ने हिंदुत्व, नेशनलिज्म, जो कि उनका छद्म राष्ट्रवाद है, नॉट नेशनलिज्म, उसके लिए, और जिस तरह से वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मुसलमानों को टाइट करके रखना, इस सब के लिए उनको लोगों ने वोट किया था। सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, इस सब के लिए उनको वोट नहीं किया गया था, ना ही कभी उन्होंने इसको लेकर वोट मांगा था। एक कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर नजर आती है, वक्त से लेकर पहलगाम पर को लेकर, कार्रवाई से लेकर, जातिगत जनगणना से लेकर तमाम चीजों पर। ये क्या इसलिए भी है कि जो मोदी की 56 इंची की बात करें या उनका जो चार्म था, वो सब एक तरह से 240 पर सिमटने के बाद एक तरह से और ज्यादा धूमिल होता जा रहा है, या शाइन जो है वो जाती जा रही है। और यही वजह है कि उनको समझ नहीं आता कि क्या नैरेटिव फिलहाल सेट किया जाए। यही वजह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पहलगाम को लेकर इंतजार है, वक्फ ठंडे बस्ते में जा रहा है, जातिगत जनगणना का नया शिगुफा छेड़ दिया गया है, और ऐसे में सितंबर में 75 साल के मोदी जी भी होने जा रहे हैं, और निशिकांत दुबे जैसे लोग जो हैं वो इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं वो लोग उस बात पर मोहर लगाते हैं जो कहा था कि संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जब 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कहा गया था। जी। सबसे पहले तो दुबे जी खुद ही एक अल्पमत की पार्टी में खुद ही एक अल्पमत के व्यक्ति हैं। उनकी पार्टी भी अल्पमत में है और वो पार्टी के अंदर वो खुद भी अल्पमत में है। और सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से इस विषय को जानती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हाथी चले बाजार, तोते चीखे हजार। तो हाथी बाजार में चलता है, बहुत तोते चीखते रहते हैं, वो उनको छोड़ रही है, क्योंकि आप खुद ही एक अल्पमत की पार्टी में हैं
उसके अंदर आप खुद अल्पमत में हैं, क्योंकि बीजेपी खुद अल्पमत सरकार चला रही है। और जैसा आपने कहा, सही कहा, आने वाले समय में भाजपा खुद ही एक परिचय के दलदल के संकट के दलदल में फंस गई है। भाजपा हुआ ये कि 200 जब भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, आपको याद होगा, वो 400 पार का नारा देने से पहले उसी साल जनवरी फरवरी में उसने मंदिर उद्घाटन वगैरह की काफी सारी बातें की थी, जो कि एग्रेसिव, आप उसको कह सकते हैं कि एग्रेसिव हिंदुत्व, या उसको अगर आप शांत दूसरी तरह की भाषा का इस्तेमाल कीजिए तो पॉजिटिव हिंदुत्व की वो बात कर रही थी। उसको लगा था उसके ऊपर उसको 400 सीटें आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो 240 की बैसाखी पर आई, मेरे ख्याल से बीजेपी ने ये आकलन किया कि पोलराइजेशन किए बगैर चारा नहीं है। इसीलिए 240 आने के बावजूद उसने पॉजिटिव हिंदुत्व के बदले वक्फ कानून जैसे लाने की बातें, बुलडोजर चलाने जैसी बातें, लोगों को अल्पसंख्यकों को टाइट करने जैसी चीजें, ये सब जो उसने नैरेटिव किया, उसने सोचा कि इस तरह से ध्रुवीकरण करके वापस हम 240 से कम फिर से 303 के स्थिति में तो आ जाएं। लेकिन पहलगाम वगैरह होने के बाद और वक्फ को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, उससे मेरे ख्याल से भाजपा को समझ में आ गया है कि ध्रुवीकरण अब आज के वर्तमान भारत में उससे नहीं चल रहा है। इसीलिए अचानक वो पलटी मार के वो जातिगत जनगणना, या जिसे सामाजिक न्याय कहते हैं, वो सामाजिक न्याय वाले घोड़े पर चढ़ गई है। अपना घोड़ा वो छोड़ चुकी है, वो दूसरे के घोड़े पर, उधार के घोड़े पर चढ़ी है। अब दिक्कत यह होता है कि जिस घोड़े का जो सवार होता है वही चला सकता है। मुझे घोड़ा दौड़ाने नहीं आता, मैं घोड़े के पीठ पे चढ़ जाऊं तो ज्यादा चांस है कि घोड़ा मुझे पटक देगा, क्योंकि मुझे चलाने नहीं आता है। हुआ यह है कि सैद्धांतिक रूप से आप जिस आरक्षण के खिलाफ है, वो जातिगत जनगणना राजनीतिक लाभ के लिए अगर भाजपा खुद करेगी, तो आरएसएस के उसी के जो आजीवन प्रचारक हैं, आरएसएस के जो उसके अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, वो तो संघ के इस पाखंड से नाराज हो जाएंगे। और यही हो रहा है। मेरे ख्याल से पांडे जी ने यही बात को कहा कि बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका यह मानना है कि हम सैद्धांतिक रूप से अगर बीजेपी आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है, तो राजनीतिक लाभ के लिए, अवसरवाद के लिए अगर भाजपा पूरी का पूरा भाजपा खुद ही जातीय जनगणना करवाना शुरू करे, तो इसका मतलब तो उनको लगेगा कि भाजपा में पाखंड हो गया है। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा बीजेपी इकोसिस्टम अभी एक परिचय के संकट के दलदल में फंसा हुआ है। किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है कि क्या करना है। इसीलिए 75 साल में क्या होना है, 75 साल में भारत के प्रधान जी रिटायर होंगे या नहीं होंगे। अगर रिटायर नहीं होंगे तो फिर सवाल उठेगा कि मुरली मनोहर जोशी जी और अडवाणी जी को कैसे आपने रिटायर करवा दिया। तो मेरे ख्याल से भाजपा अभी फिलहाल एक बहुत बड़े परिचय के दलदल के संकट में फंसी है, और इस संकट में दूसरे किसी ने नहीं फंसाया है, वो खुद फंसी है। वो हर चीज में नैरेटिव सेट करने की कोशिश में उस नैरेटिव में खुद ही फंस चुकी है। और उसके लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती कोई नए वोटर्स नहीं है, उनको, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने वोटरों को पकड़ के रखना भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती होगी अभी। क्योंकि जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के पुराने वोटर हैं, जिन्होंने जीवन भर में अभी तक भाजपा को जब 2 सीट आ रही थी तब भी वो भाजपा को वोट करते थे, जब भाजपा नहीं थी तब भी वो जनसंघ को वोट करते थे, उस तरह के लोगों का तो ये मानना है सैद्धांतिक रूप से कि आरक्षण गलत बात है। अब उनको लगे कि जिस पार्टी को मैंने जीवन भर समर्थन किया है आरक्षण के खिलाफ, वो पार्टी खुद ही अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर जातिगत जनगणना शुरू करे, तो उनको तो लगेगा कि उनके साथ पाखंड हुआ, उनके साथ तो धोखा हुआ। तो मेरे ख्याल से भाजपा परिचय के संकट के बहुत गंभीर दलदल में फंसी हुई है। देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे निकलेगी। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और यही बात है ओमकारेश्वर जी, संक्षेप में वक्त की कमी कि अभी भाजपा आखिर हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से जब एक तरह का एक नैरेटिव बनाना शुरू किया इंडिया गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद वो तब से वो टूटा नहीं है, इंटैक्ट है। और लगातार आप ये देखिए, बना था वो लोकसभा के लिए, लेकिन विधानसभा इलेक्शंस में तमाम जगहों पर हम उसकी एकजुटता देख रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक और तमाम इलेक्शन में हर मुद्दे पर।
उसके बाद जो एक नैरेटिव बनाए, तो इंडिया जब से नाम रखा उसमें एक तरह से उस बीजेपी जो है तब से बैकफुट पर आना शुरू हुई। और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने, संविधान को बदलने की बात जो कही गई 400 पार के बाद, तब से बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे क्या, क्योंकि शायद वो एक ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, हमने समाज में इतनी खाई बना दी है कि अब हम उसके रथ पर चढ़ के जो है वो तमाम हम हासिल कर लेंगे जीत। लेकिन 240 पर सिमट गई, तमाम तरह के कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बाद। उसके बाद लगातार वो जिस तरह के एजेंडे लेकर आ रही है, किसी पर भी उसे वो कामयाबी हासिल नहीं हो रही। और इसके एग्जाम्पल्स ये है कि हर बार वो अपने नैरेटिव को बदल रही है। आखिर बीजेपी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या ये अंदर की टसल भी है? दरअसल भाजपा के पास जो भी कुछ रहा है वो झूठ पर आधारित एजेंडा रहा है। अब आज ये एक एक करके सब चीजों पर एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। इन्होंने कुछ एजेंडे अपनी पार्टी के लिए या संघ के लिए तय किए थे। इनको लगता था कि यही देश का सबसे महत्वपूर्ण मसला है। उन्होंने अपने मसले को देश का मसला बना दिया और बड़े काफी हद तक उन्होंने धार्मिक भावनाओं का वो दोहन भी किया। उसमें बहुत सारे लोगों को इस चीज से जुड़ने पे मजबूर किया कि यही राष्ट्रीय मुद्दा है। चाहे वो राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो, चाहे वो 370 हटाने का मुद्दा हो। भाई 370 हटाने से क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या कश्मीर बहुत हम हमसे जो और ज्यादा जुड़ गया? क्या हो गया वहां? या उससे पाकिस्तान को क्या हो गया या चाइना को क्या हो गया? आपने जम्मू कश्मीर को दो टुकड़े में कर दिया, लद्दाख को अलग करके क्या फायदा हुआ है? सिवाय इसके कि वहां पे अलग से जमीनों का आवंटन किया जा सकता है डायरेक्टली सेंटर के आदेश से, इसके अलावा उसमें क्या फर्क पड़ा है? तो ये जो कंफ्यूज्ड स्टेटस है वो इसलिए कि आप कुछ तय करते हैं और ये मान लेते हैं कि यही सच है और यही राष्ट्रहित में है, जो कि राष्ट्रहित में नहीं है। जो आप इस देश में आपके आपके जो पुराने जो नेता रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय, वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते रहे। आपने हिंदू एकता की बात शुरू की, हिंदू एकता में मुस्लिम विरोध की बात शुरू कर दी। मुस्लिम विरोध करोगे तो कश्मीर से ही शुरू करते हैं। अब कश्मीर में तो पूरी वैली मुसलमानों से भरी पड़ी है, तो कल को लड़ाई होगी तो हम कहेंगे कि ये मुसलमान हमारे नहीं है या हमारे साथ ना लड़ें? क्या कहेंगे आप? तो किस तरह की विचारधारा आप लेके चलते हैं? आप एक बड़े वर्ग को बरगलाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। अरे भाई देश की डेमोग्राफी भी तो देख लीजिए। क्रिश्चियंस का क्या करेंगे आप? मुस्लिम्स का क्या करेंगे? बौद्ध, जैन, सिखों का क्या करेंगे जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं? तब ना आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो भारत राष्ट्र पहले से ही है, आप हिंदू राष्ट्र बनाने लग गए उसको, यानी और छोटा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये जो सोच है, जो विभाजन के बाद एक तरह से सावरकर ने भी छोड़ दिया था, उसको आप उसको फैला रहे हैं। उसको आप नए सिरे, चूंकि मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार को आपने सबसे बड़ा, परिवारवाद को आपने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन दोनों की हकीकत देश ने जान ली है। उसी तरह से जो आपने एजेंडा तय किया कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या आज तक भारत सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है कि 2 करोड़ रोजगार देने के लिए किस तरह से क्या हो, कोई रिपोर्ट तैयार हो, कैसे इस पे काम किया जाए? आप उस पे सीरियस ही नहीं है। आप इसने सभी मसलों पे आप देखिए कि सीरियसनेस का अभाव है। तो इसीलिए आज भटकाव की जो स्थिति आ रही है, तो इसीलिए आ रही है कि आपके पास एजेंडा क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? कैसे देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं? कैसे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जो विकास के सभी पैरामीटर्स हैं उस पे आप पिछड़ रहे हैं। उस पे आपका आज भी ध्यान नहीं है, उस पे बैठ के नहीं होती हैं। रोजगार पे आप इतने ज्यादा आप पे ऊपर प्रहार हो रहे हैं कि जो 10, 20, 50 हजार जो छोटी छोटी नौकरियां हैं प्रधानमंत्री उसको लेके और आप सर्टिफिकेट बांटने चलते हैं। आज तक देश में कभी ऐसा हुआ कि इस लेवल पे कोई बांटे? क्यों? क्योंकि जो हो नहीं पा रहा है उसको आप दिखा रहे हैं कि मैं दे रहा हूं। ये भी लोग समझ जी। पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज रूलिंग पार्टी है, अल्पसंख्यक में होने के बावजूद 2 टर्म रह चुकी है और आगे भी एक बड़ी पार्टी रहेगी। उसके बड़े नेताओं को मिलकर ये तय करना पड़ेगा कि पार्टी की अंत में क्या दशा दिशा होगी। मोदी की गारंटी करने से बिल्कुल। तो पार्टी की गारंटी नहीं हो पा रही है, उसको तो जनता ने ही नकार दिया।
तो अब पार्टी की क्या क्या गारंटियां होंगी, पार्टी किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है। आप जाति जनगणना के मसले पे आप कांग्रेस के एजेंडो को आपने फॉलो कर लिया, तो आपके फॉलो करने से क्या लोग ये आपके साथ चले आएंगे जो जाति जनगणना को के समर्थक लोग थे? वो नहीं आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये मसला तो राहुल गांधी ने उठाया हुआ है, पीडीए ने, अखिलेश यादव ने उठाया है, इसको लेके आरजेडी और बीएसपी लड़ती आ रही है शुरू से। तो इस जमीनी बिल्कुल। हकीकत को समझते हुए आज भी मसले ऐसे हैं, बहुत सारे मसले ऐसे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मसला हो, पीओके का मसला हो, आपको कंसल्टेशन से, परामर्श से और सबकी सहमति से बातचीत करके आप फैसला करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो समूचा देश आपके पास होगा। और 75 साल वाले पे आप निर्णय कर लीजिए कि आप अपनी बात पर कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं। बिल्कुल। और 75 साल तो खैर आप छोड़िए, अब तक ये पूछा जाए कि किस किस बात पर वो अपनी कायम रहे हैं, तो उससे ही पता चल जाएगा कि वो 75 साल वाली चीजें किसके लिए थी और अपने लिए क्या रूल है, वो साफ तौर पर दिख जाएगा। लेकिन ये जरूर है, ये भी साफ हो रहा है कि पार्टी के अंदर जो एक तरह की टसल है वो भी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है, और जो अंदर खाने था वो अब सरफेस पर आने लगा है, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी में एक पूरी तरीके से एक कंफ्यूजन की स्थिति है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो नैरेटिव क्या सेट करें, और इसीलिए जो नैरेटिव विपक्ष बनाता है उसको एक तरह से उसी को ही आगे बढ़ाते हुए वो खुद नजर आते हैं। और वक्त की बात करें तो वो अब ठंडे बस्ते में पूरी तरीके से जाता हुआ नजर आ रहा है, चला गया है, ये भी कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, ओमकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप हमारे तमाम नियमित कार्यक्रम लगातार देखें, हमारी रिपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शाम को 7 बजे रोज की तरह जुड़े राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।